नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मेरे साथ है समीर, सुमेरा और प्रतिमा। शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर के साथ। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल गांधी ने आज संसद में नेता विपक्ष के तौर पर भाषण दिया। करीब 1.5 घंटे के भाषण में राहुल ने सरकार को हर मुद्दे पर घेरा। नीट पेपर लीक हो या अग्निवीर योजना हो या मोदी सरकार पर नफरत फैलाने का आरोप हो, राहुल आज अग्रेसिव दिखे और सत्ता पक्ष डिफेंसिव। नौबत यहां तक आ गई कि प्रधानमंत्री को खुद खड़े होकर राहुल के बयान पर आपत्ति जतानी पड़ी। गृह मंत्री अमित शाह ने तो 4 से 5 बार इंटरवीन किया। वहीं अग्निवीर योजना को लेकर राजनाथ सिंह ने राहुल के बयान को गलत बताया। तो राहुल गांधी के भाषण को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, तथ्यों के सत्यापन को कह सकते हैं स्पीकर ओम बिरला। ये खबर सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सदन के भीतर इसकी मांग की थी। अग्निवीर योजना, किसान बिल पर बोले थे राहुल गांधी। इन तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ने बहुत अग्रेसिव तरीके से अपनी बात रखी। नीट परीक्षा पेपर लीक वाले बयान पर भी सत्यापन को कहा जा सकता है। ये खबर अब सामने आ रही है। राहुल गांधी के बयान के तथ्यों के सत्यापन के लिए कहा जाएगा। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, क्या हो सकता है? हमने देखा था सदन के भीतर भी गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये डिमांड रखी गई थी। स्पीकर की तरफ से क्या कार्रवाई हो सकती है? जी देखिए, सदन के अंदर आप जो भी बोलते हैं वो रिकॉर्ड पे जाता है, पार्लियामेंट्री बुलेटिन में जाता है और वो एक ऐतिहासिक दस्तावेज हो जाता है। यानी कि सदन में आज किसने क्या बोला है और उसमें क्या किन किन बातों को शामिल किया है उसको आप 100 साल बाद भी सदन के रिकॉर्ड में चेक कर सकते हैं। ऐसे में सदन के रिकॉर्ड में यानी कि लोकसभा के रिकॉर्ड में सही बातें ही जाए, गलत बातें ना जाए। किसी दूसरे पर कोई आक्षेप लगाया गया, कोई आरोप लगाया गया बिना तथ्यों के, तो गलत बातें ना जाए, ताकि अगर आज के 100 साल बाद ही कोई चेक करे तो उसको सही बात की जानकारी मिले। इसके लिए एक प्रक्रिया होती है कि अगर आप सदन में किसी भी कोई आरोप लगाते हैं किसी स्कीम को लेकर, किसी पॉलिसी को लेकर या किसी व्यक्ति विशेष पर, और उस पर अगर आपत्ति उठाई जाती है सामने से, तो आपको उसका सत्यापन करना पड़ता है। यानी कि अपने आरोप के समर्थन में, अपनी बात के समर्थन में आपको सबूत और दस्तावेज रखने पड़ते हैं। आप ऐसा समझिए जैसे कोर्ट होती है, कोर्ट में अगर आप किसी के सामने कोई आरोप लगाया जाता है तो उसके सपोर्ट पे आपको सबूत रखने पड़ते हैं। वैसे ही लगभग प्रक्रिया लोकसभा और राज्यसभा में भी है कि अगर आप कोई बात कहते हैं तो आपको अपनी बात के समर्थन में आपको सबूत रखने पड़ते हैं, दस्तावेज रखने पड़ते हैं। तो ऐसे में जब स्पीकर से आज मुलाकात की राहुल गांधी के स्पीच के बाद संसदीय कार्य मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने, तो उन्होंने इस बात को दोहराया जो बात अमित शाह ने सदन के अंदर भी कही थी। राहुल गांधी जब बोल रहे थे कि जो भी ये आरोप लगा रहे राहुल गांधी, भले वो अग्निवीर का मामला हो, भूमि अधिग्रहण का मामला हो या तमाम दूसरे स्कीम्स को लेकर या नीट का मामला हो, तमाम जो मामले थे राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, इनको सत्यापन के लिए कहा जाना चाहिए। तो ऐसे में अब कुछ देर में ही हो सकता है कि लोकसभा स्पीकर राहुल गांधी को कहें कि आपने जो जो बातें कही है उसका सत्यापन के लिए आप सबूत दीजिए, दस्तावेज दीजिए, नहीं तो उसको लोकसभा की कार्रवाई यानी कि रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। यानी कि राहुल गांधी ने जो जो भी बोला अगर उसको सत्यापित नहीं करते हैं तो उसको लोकसभा के रिकॉर्ड से यानी कि उनकी स्पीच के रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। सिर्फ उन्हीं बातों को रिकॉर्ड पे रखा जाएगा जो कि राहुल गांधी ने बोली है और जिसको लेकर सामने वाले जो सत्ता पक्ष है उन्होंने आपत्ति नहीं जताई है। ठीक है आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। तो तथ्यों के सत्यापन के लिए कहा जा सकता है राहुल गांधी को स्पीकर ओम बिरला की तरफ से। लेकिन आज राहुल गांधी के स्पीच में तमाम ऐसे मौके आए जब खुद गृह मंत्री अमित शाह और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खड़े होकर उन्हें टोकना पड़ा और अपनी बात रखनी पड़ी। आइए आपको सुनाते हैं राहुल गांधी ने सरकार को आज कैसे घेरा सदन के अंदर नेता विपक्ष के तौर पर जब वो बोल रहे थे। पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला, सुनिए अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटा सा घर था, ठीक है सर, छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं।
उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अग्निवीर को लेकर क्या कहा, आपने सुना। राहुल गांधी किसी बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया, सुनिए। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। आज सदन में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपने भाषण में राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। किसानों को आप आतंकी कहते हो, ये कहा राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि देश में नौकरी का आधार खत्म हुआ है। लैंड एक्विजिशन बिल जो हम लाए थे, उनकी जमीन की रक्षा करने के लिए, उनको सही कॉम्पनसेशन देने के लिए, उसको आपने खत्म कर दिया। यहां कोशिश की, कर नहीं पाए तो स्टेट्स में खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। हर स्टेट में आपने खत्म कर दिया है। अगर आप जानते नहीं हो, चेक कर लो। हर स्टेट में, हर भाजपा की स्टेट में खत्म कर दिया। हर भाजपा रूल स्टेट में खत्म किया है, हर भाजपा की रूल स्टेट में खत्म किया है, हर भाजपा की रूल स्टेट में खत्म किया है। स्पीकर सर, खट्टर साहब का जब पूछो बार बार खड़े होकर भाषण को कम कर रहे, कोई रूलिंग नहीं, कोई रूलिंग नहीं है। कोई रूलिंग नहीं है। इनको बैठने के लिए नहीं कहा जा रहा, इनको बैठने के लिए नहीं कहा जा रहा, इनको बैठने के लिए नहीं कहा जा रहा। सत्ता पक्ष डिस्टर्ब कर रही है सर। अध्यक्ष महोदय सत्ता पक्ष डिस्टर्ब कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय सत्ता पक्ष डिस्टर्ब कर रहे हैं। किसानों को ये देखिए सर, ये देखिए जस्ट गिव मी अ लिस्ट ऑफ बीजेपी। आप किताब लेके क्यों खड़े हो? कानून बनाना चाहते हो? आप क्या बोलना चाहते हैं, कानून से बताओ। का डायरेक्शन है सर, स्पीकर का डायरेक्शन 115
कहता है सर? वो ये कहता है कि कोई भी मेंबर यदि अपनी बातें कहना चाहता है, जैसे अग्निवीर के बारे में उन्होंने कहा या स्टेट के बारे में कहा, उनको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, नहीं तो माफी मांगनी पड़ेगी। ये आपका डायरेक्शन है 115(1) और 115(2). इसीलिए वो जो बातें कह रहे हैं उसको ऑथेंटिकेट करें, चाहे अग्निवीर के लिए चाहे वो किसानों के लिए कह रहे हैं। ये आपका डायरेक्शन है। तो किसानों को जो हमने लैंड एक्विजिशन बिल तैयार किया था सही मुआवजा दिलाने के लिए, उसको आपने रद्द किया। विल ऑथेंटिकेट कर देंगे। पीएम मोदी कल लोकसभा में चर्चा का जवाब देंगे। कल शाम 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी चर्चा का जवाब देंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री का ये चर्चा के बाद जवाब होगा। और राहुल गांधी के आज की स्पीच पर बोली प्रियंका गांधी, भाई हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकता। भाई ने बीजेपी नेताओं के बारे में बोला। प्रियंका गांधी ने जिन बातों का आज जिक्र किया है, हिंदू धर्म को लेकर जो बयान राहुल गांधी की तरफ से दिया गया था, उस पर बीजेपी की तरफ से ऑब्जेक्शन किया गया था और कहा गया था कि यह हिंदू धर्म के खिलाफ दिया गया बयान है। उस पर रिएक्ट किया है प्रियंका गांधी ने। सुनिए क्या कहा। बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। मैं वो कह रहे हैं माफी मांगने की बात की जा रही, राहुल गांधी जी की माफी मांग रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने आपत्ति दर्ज करा। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना, और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान स्पीकर के अभिवादन के तरीके पर भी सवाल उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि आपने मुझसे सीधे हाथ मिलाया, लेकिन पीएम से झुककर हाथ मिलाया। बड़ों का सम्मान मेरा संस्कार है। ये जवाब स्पीकर की तरफ से दिया गया और उनकी तरफ से सफाई दी गई कि क्योंकि वो बड़ों का सम्मान करते हैं तो उनके संस्कार के तहत उन्होंने पीएम से झुककर हाथ मिलाया था। सदन में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं है। इसके बाद राहुल गांधी ने ये कहा। Speaker, so there are actually two people sitting in that chair. There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand,
I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. ये आसन के सामने आरोप है, ये चेयर के सामने आरोप कर रहे हैं माननीय। Now with all respect, sir. सच है। प्रतिपक्ष के माननीय नेता माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो। मुझे यही सिखाया है और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो, यही मुझे सिखाया है। स्पीकर सर, मैं आपकी बात को रिस्पेक्ट करता हूं, मगर आपको कहना चाहता हूं कि इस हाउस में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं होता। स्पीकर सबसे बड़ा है, हम सबको स्पीकर के सामने झुकना चाहिए और मैं आपके सामने झुकूंगा और सारा का सारा ऑपोजिशन आपके सामने झुकेगा। ये लोकतंत्र है स्पीकर सर, आप इस हाउस के लीडर हैं, आपको किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। कस्टोडियन है, नेता प्रधानमंत्री है। Speaker is the last word in the Lok Sabha, and in that spirit, as members of the Lok Sabha, we are subservient to the Speaker. I believe that. Now, there might be people in this room who think they are not, but I think the entire opposition believes that we are subservient to you, sir. And we will listen to what you say, and we will bow in front of you. But the only thing I request, Speaker, sir, is it is important that there is fairness in this house. इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की है गृह मंत्री अमित शाह ने। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने आज सदन में जो बातें कही उस पर आपत्ति सत्ता पक्ष की तरफ से जताई गई है और ये कहा गया है कि तथ्यों से परे हैं उनकी बातें। और इसी संबंध में कहा जा रहा है कि अमित शाह ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है और जानकारी मिल रही है कि इस पूरे मुलाकात के दौरान राहुल गांधी को तथ्य पेश करने के लिए कहा जा सकता है, साथ ही उन पर कार्रवाई की भी बात हो सकती है। हालांकि अभी जानकारी यह है कि लोकसभा स्पीकर से अमित शाह की मुलाकात की खबर आ रही है। स्पीकर ओम बिरला से मिले हैं गृह मंत्री अमित शाह। आनंद पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आनंद, और क्या डिटेल्स मिल रही है? जी देखिए, जिस तरह से आज सदन के नेता प्रधानमंत्री लोकसभा में बैठे हुए थे और उनके सामने जो राहुल गांधी अपना स्पीच दे रहे थे, जिस तरह से हंगामा किया जा रहा सत्ता पक्ष की तरफ से, माफ कीजिएगा विपक्ष की तरफ से, और साथ ही साथ बार बार जो ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे जो कि बार बार स्पीकर के टोकने के बाद राहुल गांधी लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, तो उसके सत्यापन के लिए माना जा रहा है कि जो बातें अमित शाह ने सदन के अंदर कही उसी को लेकर आज वो चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि अमित शाह के साथ संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी अभी स्पीकर के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरह से सदन की कार्यवाही चली है, लगातार हंगामा हुआ है, वो भी तब जब सदन के नेता और प्रधानमंत्री सदन में मौजूद थे, तो माना जा रहा है कि इसको लेके कुछ बातें अमित शाह और स्पीकर के बीच में हो सकती है, ताकि आगे से ऐसा ना हो। दूसरी बात ये भी है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शाम 4 बजे के करीब जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो चर्चा चली है उस पर प्रधानमंत्री का जवाब होना था। ऐसे में कल ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसको लेकर भी अमित शाह लोकसभा स्पीकर से बात कर सकते हैं। आनंद, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आप लगातार निगाह बनाए रखें। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी के बयान पर आज कई बार सत्ता पक्ष की तरफ से आपत्तियां जताई गई, लेकिन उसे अनसुना किया गया। इसी को लेकर अमित शाह मुलाकात करने पहुंचे स्पीकर ओम बिरला से। और आगे बढ़ते हैं, किसानों के एमएसपी की गारंटी के मुद्दे को भी आज राहुल गांधी ने उठाया। सुनाते हैं आपको राहुल गांधी ने क्या कहा और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसका जवाब क्या दिया। सर, किसानों ने मांगा क्या? स्पीकर ने किसानों ने सिर्फ ये कहा कि अगर 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारा भी थोड़ा सा कर दीजिए। किसान ने ये कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। एमएसपी सरकार दे रही है और ये मोदी जी की सरकार है जिसको उत्पादन की लागत पर कम से कम 50%
अध्यक्ष महोदय, उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही। ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है और अभी खरीद की फसलों के एमएसपी के रेट हमने तय किए। ये बताए जब इनकी सरकार थी तब एमएसपी कितनी मिलती थी और उस समय खरीद कितनी होती थी माननीय अध्यक्ष, उस समय खरीद कितनी होती थी। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं। ये सत्यापित करें इसको कि एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही, ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी की जा रही है। आज लोकसभा में राहुल गांधी ने अयोध्या पर भी बयान दिया। इस दौरान उनकी ओर से बड़ी बात कही गई कि राम जन्मभूमि से बीजेपी को मैसेज दिया गया। पीएम ने अयोध्या से लड़ने की सोची थी। राहुल गांधी की ओर से कहा गया सर्वे करने वालों ने पीएम को मना कर दिया। अयोध्या में जमीन छीनकर एयरपोर्ट बनाया गया और लोगों को इस जमीन का मुआवजा भी नहीं मिला। अयोध्या में घर तोड़े गए, प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या वासी शामिल नहीं हुए। तमाम बातों का जिक्र राहुल गांधी ने कहा। सर, मैं बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट करता हूं स्पीकर सर, मगर मेरे भाषण के बीच में सच्चाई ये है कि माइक ऑफ हो जाता है। मैं क्या करूं, हो जाता है वो। अब आपने देखा मैंने अयोध्या शब्द यूज किया और माइक ऑफ हो गया। नो, अरे ये प्रधानमंत्री मोदी जी के टाइम पे आधा कह रहा है क्या? तो अयोध्या ने राम भगवान की जन्मभूमि, प्लीज ब्रदर, राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया और ये आपके सामने मैसेज बैठे हुए हैं। मैंने इनसे पूछा, कल कॉफी पी, इनसे मैंने पूछा बताइए ये हुआ क्या। बीजेपी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, बोलने दीजिए, राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया। अरे भाई आप हार गए, उसको सहन करिए। नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भाषण दे रहा हूं, आप नहीं दे रहे हो। मुझे बोलना है जो बोलना है, मुझे नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। तो अयोध्या ने मैसेज दिया और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या, और इनका जवाब आया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ, उन्होंने कहा राहुल जी अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक हो जाएगा भाई रोकने की व्यवस्था सर आपकी पहली स्पीच थी एज एन एलओपी, अच्छी लगी? बात रख पाए? आपको अच्छी लगी? सर अच्छी नहीं लगी? हमारा तो सर फैक्ट से बात है, आपने जो फैक्ट रखे, सरकार की तरफ से कई मिनिस्टर्स काउंटर कर रहे थे। थैंक यू अब देख रहे थे राहुल गांधी सदन से जब निकल रहे थे तो उनसे सवाल पूछा गया, क्योंकि कई मुद्दे जो राहुल गांधी ने उठाए उस पर सवाल उठाया गया है सरकार द्वारा, उस पर उनसे सवाल पूछा गया था। हालांकि उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन राहुल गांधी के बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हिंदू भारत की मूल आत्मा है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि हिंदू सहिष्णुता, उदारता और कृतज्ञता का पर्याय है। शहजादे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में डूबे हुए हैं। राहुल गांधी को लेकर कहा है सीएम योगी ने। राहुल को करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए।
राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का बयान, कांग्रेस ने सिखों पर अत्याचार किए। रवनीत बिट्टू ने कहा, दिल्ली में चुन चुनकर सिखों को मारा गया। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू हमारे साथ हैं। आज राहुल गांधी ने कहा कि माइनॉरिटीज के साथ जो सलूक किया जा रहा है देश में, उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया। नहीं, वो बिल्कुल गलत बात कर रहे थे। हमने यही स्पीकर साहब को कहा था, भाई ये जो बोल रहे हैं इनके पास तथ्य नहीं है। और दूसरी बात, जो इन्होंने मिनॉरिटी के साथ, खासतौर सिखों के साथ, चाहे वो 84 हो, आपने देखा किस तरीके से सारे देश में और दिल्ली में खासतौर चुन चुन के सिखों को मारा गया, गलों में टायर डाले गए, कैरोसिन ऊपर छिड़क के सारे परिवार घरों में बंद कर करके मार दिए गए। और उसके बाद सिखों को, चाहे वो ब्लू स्टार हो, गुरुद्वारे के ऊपर इनकी दादी जी थे प्रधानमंत्री, जब वहाँ पे तोप गोले से हर बच्चे से लेके बुजुर्ग तक वहाँ पे मार दिए गए। इसलिए यही हम कह रहे थे कि ये गलत बात कर रहे हैं। हजारों सिखों के ये कातिल हैं, ये परिवार कातिल है। और राहुल गांधी ने आज अपनी स्पीच में जिन बातों का जिक्र किया है, जिन मुद्दों का जिक्र किया है, उस पर प्रतिक्रिया अब सामने आ रही है सरकार की तरफ से। वहीं मणिपुर को सिविल वॉर में झोंका गया, मणिपुर को योजनाओं ने जलाया। पीएम मणिपुर गए ही नहीं, मणिपुर इनके लिए राज्य ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने मणिपुर को लेकर कुछ नहीं बोला। इन बातों का जिक्र भी राहुल गांधी की तरफ से किया गया। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जनता से स्टेट्स छीने गए हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख से आपने पहली बार स्टेट छीना है। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं है। मणिपुर में सिविल वॉर हो ही नहीं रही है। और एक बार बयान दिया हमने, मतलब प्रेशर लगाया, हम गए, हमने प्रधानमंत्री से कहा एक मैसेज दे दीजिए, मणिपुर चले जाइए, जनता की वहां रक्षा कीजिए। नहीं, मैं वहां गया, कुकीज और मेहते से दोनों से मिला। आज तक नहीं, आंसर नहीं मिलेगा, मिल नहीं सकता। मणिपुर इनके लिए हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं है। मणिपुर है ही नहीं, मणिपुर है ही नहीं, ना होम मिनिस्टर के लिए ना प्रधानमंत्री के लिए, है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, वो है ही नहीं। ना प्रधानमंत्री जाएंगे बोलेंगे कुछ नहीं, जैसे कुछ नहीं हुआ वहां पे। मैं रिलीफ कैंप में गया, एक औरत कांपती हुई, रोती हुई मुझे कहती है कि मैंने अपनी आंखों के सामने, हाँ मैं औरतों की बात कर सकता हूं, एक भाई मैं कर सकता हूं, एक भाई एक कर्तव्य निभा रहा है। आप अपने संगठन में महिलाओं को नहीं डालते हो, मगर मैं औरतों की बात कर सकता हूं। मुझे कहती है मैंने अपने आंखों के सामने, मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे को गोली मारी गई। मैं भागना नहीं चाहती थी, मैं मरना चाहती थी, उसके साथ मरना चाहती थी। मुझे घसीट के वहां से ले गए और फिर मेरे को अपने बच्चे की फोटो दिखाती है, कांपती हुई ऐसे फोटो दिखाती है। ये आपकी योजनाओं का नतीजा है, आपको शर्म आनी चाहिए।
मणिपुर के मुद्दे पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा तो राहुल पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि कांग्रेस ने उत्तर पूर्व के लिए कुछ भी नहीं किया। 60 साल में उत्तर पूर्व के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इस बात को उन्होंने दोहराया। उन्होंने 7 साल राज किया, एक भी काम नहीं किया नॉर्थ ईस्ट की विकास के लिए। वो नहीं बोल सकते नॉर्थ ईस्ट के बारे में, उसका कोई अधिकार नहीं है। हिंदुओं ने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया है, राहुल गांधी के भाषण के जवाब में वीएचपी द्वारा यह कहा जा रहा है। सदन में ऐसे आरोप की कल्पना नहीं की गई थी, वीएचपी की तरफ से कहा गया। जिसने कभी धर्म प्रचार या परिवर्तन के लिए हिंसा का सहारा नहीं लिया, जिसके भिक्षुक सारे देश में, सारी दुनिया में पैदल जाते थे, अपने प्रेम से, करुणा से, तर्क से, भक्ति से लोगों को हिंदू बनाते थे, उस समाज पर ऐसा आरोप लगाना, सदन के अंदर लगाना, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। नीट पेपर लीक मामले पर राहुल गांधी ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुए हैं। नीट प्रक्रिया अमीर बच्चों के लिए है, नीट को कमर्शियल एग्जाम बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि आपने भय का पैकेज दिया है। साथ ही एमएसपी पर यह जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आपने कहा एमएसपी नहीं मिलेगी। नीट प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सीलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर आप उसके पास पैसा नहीं है, मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। सिंपल सी बात। नीट का पास मार्क 22% है। वो पूरा का पूरा एग्जाम, सर एजुकेशन मिनिस्टर पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। कोटा में पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम्स, 7 साल में 70 बार पेपर लीक। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में ना नीट की बात होगी, ना अग्निवीर की बात होगी, ये बातें नहीं होंगी। और हमने कहा, हम स्पीकर सर, हमने कहा कि एक दिन का डिस्कशन अलाउ कर दीजिए। हम आपके साथ खड़े होकर इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। सरकार कहती है नहीं, डिस्कशन नहीं होगा, भविष्य का डिस्कशन हो ही नहीं सकता। और राहुल गांधी के आज के इन बयानों पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने हमला बोला है। कहा कांग्रेस पार्टी डिप्रेशन में है। राहुल गांधी ने सदन में झूठ बोला। राहुल गांधी के साथ सहानुभूति होनी चाहिए। राहुल को जनता ने पीएम नहीं बनने दिया। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी डिप्रेशन में है, पूरा झूठ बोले हैं। क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर सिंपैथी होना चाहिए, क्योंकि 20 साल से ज़्यादा वो प्रधानमंत्री बनना चाहता था, मगर जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं दिया है। इसीलिए आज भी जो आज पार्लियामेंट में जो भाषण दिया है, हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ भाषण दिया है, हिंदुत्व हिंसावादी ऐसा भाषण दिया है। ये देश के जनता समझना चाहिए। हिंदू तो जितना दिन है देश में, जब तक वायलेंस नहीं होगा, जिधर हिंदुत्व माइनॉरिटी होगा, देश में वायलेंस होगा। ये राहुल गांधी समझना चाहिए। देश के जनता से मैं अनुरोध करता हूँ, ऐसे लोगों से साथ सबर के रहना चाहिए, क्योंकि आज डेमोक्रेसी है, आज पीस है बिकॉज ऑफ हिंदुत्व। जब तक हिंदुत्व नहीं होगा, जिधर डेमोक्रेसी नहीं होगा, जब तक हिंदुत्व नहीं होगा, उस देश में प्रजातंत्र भी नहीं होगा, पीस भी नहीं होगा।
तो राहुल गांधी ने आज संसद में नोटबंदी का भी जिक्र किया और प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। उन्होंने इस दौरान कहा कि पीएम ने कहा भगवान से उनका सीधा कनेक्शन। एक दिन प्रधानमंत्री 8 बजे कहते हैं, पता नहीं फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ, डायरेक्ट मैसेज भगवान। सर ने बोला है, सर प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। सोशल मीडिया चीफ ऑल्सो टोल्ड भगवान जगन्नाथ। एक मिनट प्लीज, एक मिनट तो एक मिनट माननीय राहुल गांधी जी, एक मिनट माननीय सुरेश, एक मिनट प्लीज, एक मिनट रविशंकर जी प्लीज, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, आप वरिष्ठ नेता हैं, सदन के नेता होते माननीय प्रधानमंत्री जी, और हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना चाहिए। ये सदन में हमेशा उच्च कोटि की परंपरा मर्यादा रही है। नो सर, गौरव अगर आपको स्पीकर सर, मैं पुरानी पार्टी है। गौरव स्पीकर सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। तो पता नहीं उस टाइम 8 बजे भगवान का मैसेज आया होगा हिंदुस्तान, वही मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। भगवान का मैसेज आया होगा, मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए। नोटबंदी कर दिया, डायरेक्ट ऊपर से आया मैसेज, ऑर्डर आया खटाक। और अलग अलग ऑर्डर आते हैं, अदानी जी वाला ऑर्डर आता है, बंबई एयरपोर्ट अदानी जी को ऊपर से ऑर्डर आता है, खटाखट ऑर्डर आते हैं। तो नोटबंदी कर दी। स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो हैं, जो हिंदुस्तान की रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उड़ा दिया, खत्म कर दिया। आज नतीजा यह है कि ये जो भी करना चाहे करें, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। जॉब क्रिएशन बैकबोन इज ब्रोकन, फिनिश, खत्म। नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, उड़ा दिया। अब मैं सोचता हूं, पहले मैं सोचता था ये पता नहीं कैसे हुआ, अब मैं समझता हूं कि ये अदानी जी, अंबानी जी जैसे लोगों के लिए किया गया था। ये रास्ता साफ करने का तरीका था, रास्ता साफ करने का तरीका था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे पड़ा रहता है। जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, 24 घंटा उनको तंग करते हैं। उनके कैश फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, कैश फ्लो को क्रश करने की कोशिश करते हैं कि वो परे हट जाएं और अरबपति उनकी जगह ले लें। आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, किसी भी स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर से पूछ लो, ये आपको बता देगा। गुजरात में मैं गया, टेक्सटाइल ओनर्स के साथ मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा नोटबंदी क्यों हुई, जीएसटी क्यों हुई? साफ बोला अरबपतियों की मदद करने के लिए जीएसटी और नोटबंदी की गई है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के लिए काम करते हैं, सीधी सी बात। मैं जाता रहता हूं और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है।
इस बीच संसद में लगी महापुरुषों की मूर्तियों पर राज्यसभा में क्या बहस हुई, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। महात्मा गांधी जी, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज समेत 15 महान विभूतियों की मूर्तियां अपनी जगह से हटाकर पीछे कोने में रखा दिया। लाखों लोग आकर वहां श्रद्धांजलि अर्पण करते थे, लेकिन आप डर कर वहां पर प्रोटेस्ट होते हैं, इसीलिए वहां हटाओ, पीछे ढको। और किसकी मूर्ति? जो आजादी दिलाए महात्मा गांधी, जो संविधान बनाया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति महाराज, ऐसे लोगों को आप पीछे हटा के कोई देखना नहीं, ऐसा करते हो। और उसके लिए लड़ाई हमने लड़ी सर, मैं अभी स्टूडेंट्स था, उस वक्त हमने इस बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति को बिठाने के लिए हम लड़े। एक सेकंड। खड़गे जी ने अभी एलिगेशन लगाया कि सारा मूर्तियों को उठा के कॉर्नर में फेंक दिया है। वो सर पुराना पार्लियामेंट एक राउंड शेप है, वहां कोई कोने नहीं होते हैं। वो पार्लियामेंट जो राउंड है और उसी राउंड के अंदर में बहुत ही खूबसूरत जगह में प्रेरणा स्थल का वहां जगह तय किया और बहुत सम्मानजनक, बहुत ही अप्रोप्रिएटली सही तरीके से मूर्तियों को रखा है। और आज देश का कोई भी जनता संसद में आकर के संसद को देखना चाहते हैं तो हमारे महान आत्माओं का दर्शन एक जगह में जाकर के दर्शन कर सकते हैं। किसी महापुरुषों की मूर्तियां हटाने को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, और इस बीच राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस को लेकर भी सवाल उठाए, जिसका जवाब बीजेपी की ओर से जेपी नड्डा ने दिया। हमारी शिक्षा प्रणाली पर 10 सालों में बीजेपी आरएसएस के लोगों ने कब्जा कर लिया है। यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, एनसीईआरटी, सीबीएसई सब में आरएसएस का कब्जा है और अच्छे विचार वालों को वहां पर कोई जगह नहीं है। खुद मंत्री जी, खुद मंत्री जी विचारधारा से आते हैं, इसलिए मैं कहूँगा सीएम को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक बार खड़गे जी, इसको मैं एक्सपेंस भी कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। हाँ, मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ इस पार्ट को, और क्यों एक्सपेंस करते? क्यों कर रहा हूँ बता रहा हूँ। क्यों? देखो साहब, नहीं मैं बता रहा हूँ। आप अपॉइंटमेंट का लिस्ट लगे, नहीं आप सेक्रेटरिएट में कितने भरे हैं, सुनिए, वीसी के कितने लोग हैं, किन जाति के लोग हैं, और प्रोफेसर किन जाति के हैं, एक बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितने हैं, एक बार आप लाओ लिस्ट। एक बार स्थान ग्रहण कीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी यही कहा कि ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं, और इस देश के सभी लोग जानते हैं आरएसएस के लोगों ने उचकाकर, गोडसे को उचकाकर महात्मा गांधी की हत्या की है, और यही लोग हैं, यही लोग हैं। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कहा है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है और उसे एक्सपंज करना चाहिए, और इनको जरा भी जानकारी संगठनों के बारे में नहीं है, उसे एक्सपंज करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इट इज ऑलरेडी एक्सपंज्ड। ये जो वक्तव्य इन्होंने दिया सर, ये निंदनीय है और ये तथ्यों से परे है और इसको एक्सपंज करना चाहिए। अरे आप 100 बार बोलो, आप 100 बार कहिए, मैं 100 बार नहीं कहूंगा कि आरएसएस एक होकर इस देश को और आज से देश में लागू भारतीय न्याय संहिता के तहत पहली एफआईआर कहां दर्ज की गई है, इस मामले पर देखिए 60 सेकंड की ये रिपोर्ट। देश में लागू नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत पहला मामला मध्य प्रदेश में ग्वालियर के हजीरा थाने में दर्ज किया गया।
ये केस एक बाइक की चोरी से जुड़ा है। इस मामले की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। सबसे पहला मामला अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से ग्वालियर के पुलिस थाने में हुआ है और चोरी का है। किसी की मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई 1,80,000 की वैल्यू की। इसका मामला 12:10 पर रजिस्टर हुआ है, पहला मामला नहीं है। कानून बनते ही रविवार रात 12:10 पर हजीरा थाने में ग्वालियर के पीताम्बरा कॉलोनी के रहने वाले सौरभ नरवरिया ने अपनी बाइक चोरी होने की सूचना दी, जिसके बाद हजीरा नए कानून के तहत FIR करने वाला देश का पहला थाना बन गया। नई संहिता के तहत पहली FIR होने पर हजीरा थाने की पुलिस ने फरियादी का सम्मान किया और जल्द ही उसकी बाइक को बरामद करने का आश्वासन दिया। मामले को लेकर IG और जिले के SP ने थाना प्रभारी शिवमंगल सिंह सेंगर को बधाई दी है। आज से लागू हुए 3 नए आपराधिक कानूनों पर जागरूकता फैलाने के लिए मध्य प्रदेश में पुलिस अधिकारियों ने किस तरह की पहल की, देखिए। CRPC और एविडेंस एक्ट। मध्य प्रदेश में पुलिस के आला अधिकारी जगह जगह आम लोगों को 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर जानकारी देते नजर आए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर की हैं, जहां लोगों को बताया गया कि नए 3 आपराधिक कानून किस तरह से उन्हें न्याय दिलाने में मददगार साबित होंगे। 1860 का ये IPC है, अंग्रेजों के समय का। उस अंग्रेजों के समय के IPC को परिवर्तन किया गया है। जरूरत के अनुसार कई सारी चीजें उसमें चेंज की है। उसका नाम भी भारतीय न्याय संहिता हो गई है, क्योंकि अब न्याय के हिसाब से है, दंडात्मक नहीं है। महिलाओं के लिए कानून में बहुत अच्छे प्रावधान आए हैं। इस महिला थाना आकर FIR दर्ज कराने में सहज महसूस नहीं कर रही है, तो वह चाहे तो अपने पसंदीदा स्थान पर या अपने घर पर जहां वह चाहे उसकी पहचान को गुप्त रखते हुए अपनी FIR दर्ज करा सकती है। फायदा लोगों को, जो आम नागरिकों को अभाव हो रहा था न्याय के प्रति, जैसे आप देख रहे हैं कहीं झूठे केस में फंसा दिया जाता था, कहीं पे उसका नाम जबरदस्ती आ जाता, साक्ष्यों का अभाव रहता था। इन सभी चीज़ों को ऑनलाइन करने से साक्ष्य का अभाव भी खत्म होगा और न्याय मिलेगा। पूर्व IPS किरण बेदी ने नए आपराधिक कानूनों को लेकर पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग को जरूरी बताया है। वहीं स्पेशल CP छाया शर्मा ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों को लेकर पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग फरवरी महीने से ही शुरू हो गई थी। जो हमारी इस विषय में ट्रेनिंग है वो हमने 5 फरवरी से शुरू कर दी थी, तो हम लोग काफ़ी अग्रणी रहे। हमने बुकलेट्स बना दी थी, जिससे हमने आसान तरीके से अपने महत्व को समझाया कि किस तरीके से जो बदलाव आने वाला है उसकी तैयारी करें। और जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द न्यू लॉ, जैसे उनकी प्रोसेस में जो बदलाव आया है या पनिशमेंट्स में बदलाव आया है या उनकी जो स्पेशल केसेस जैसे विक्टिम सेंट्रिक या फीमेल्स के रिलेटेड लॉज में जो बदलाव आया है, वो हमने उनको बहुत ठीक से समझाया है। सबसे ज्यादा फायदा मैंने नजर आ रहा है कि पुलिस की रीट्रेनिंग हो रही है, मिलियंस की रीट्रेनिंग हो रही है और रीट्रेनिंग होती जाएगी। जो कि हम लोग पीरियोडिक ट्रेनिंग करते थे, वो होलसेल ट्रेनिंग हो रही है। और होलसेल ट्रेनिंग किस चीज के लिए? ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, विक्टिम के राइट्स के लिए, वुमेन विक्टिम्स के लिए। हाल फिलहाल में गूगल मैप को लेकर कई खबरें आई हैं और एक बार फिर से गूगल मैप का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत अहम है। गूगल मैप के जरिए रास्ते से जा रहे 2 युवकों की जान पर बन आई, देखिए इस रिपोर्ट में। नदी की तेज धार के बीच फंसी कार रोंगटे खड़े कर सकती है। सोच सकते हैं कि इसमें फंसे लोगों का क्या हाल हुआ होगा। कार यहां तक कैसे पहुंची, ये हैरान करने वाला है। बताया जाता है कि गूगल मैप्स के जरिए 2 युवक इस कार से केरल के उत्तरी कासरगोड जिले में अस्पताल का रास्ता तलाश रहे थे। गूगल मैप्स उन्हें ऐसे रास्ते पर ले गया जहां पर उनकी जान पर बन आई। पीड़ितों के मुताबिक रात के वक्त उनकी हेडलाइट जल रही थी। दूर से उन्हें पुल पर पानी बहता हुआ दिखाई दिया, लेकिन पानी इतना तेज होगा इसका अंदाजा नहीं लगा पाए। अचानक से दोनों पानी के तेज बहाव में फंस गए। गनीमत रही कि कार एक पेड़ से अटक गई। किसी तरह से गाड़ी से निकलकर दमकल कर्मियों को उन्होंने अपनी लोकेशन बताई, जिसके बाद युवकों को वक्त रहते दमकल कर्मियों ने बाहर निकाला और 2 युवकों की जान बाल बाल बच गई। और T20 वर्ल्ड कप की विजेता टीम बारबाडोस में फंस गई है। वजह है बेरिल तूफान। तूफान की वजह से पूरे बारबाडोस में 130 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तेज बारिश हो रही है।
कैरिबियाई देश बारबाडोस में तूफान बेरिल ने हिट कर दिया है, जिसके बाद से ही तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। पूरे इलाके में बिजली काट दी गई है। प्रशासन ने लोगों को अपने घरों से नहीं निकलने के लिए कहा है। पूरे इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। तूफान हिट करने के बाद से ही 130 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जो काफी खतरनाक बताई जा रही हैं। अमेरिकी तूफान केंद्र ने चेतावनी देते हुए कहा कि ये बहुत ही खतरनाक हालात हैं। सरकार ने पहले ही बेरिल की वजह से जानलेवा हवाएं और भारी बारिश का अनुमान जताया था। तूफान विशेषज्ञों का मानना है कि बेरिल की वजह से हालात काफी बिगड़ सकते हैं। भारी तादाद में संपत्ति का नुकसान हो सकता है और लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय T20 वर्ल्ड कप विजेता टीम भी बेरिल तूफान की वजह से बारबाडोस में फंसी है। तूफान के ऐलान के साथ ही सभी एयरपोर्ट्स पर सेवाओं को बंद कर दिया गया है और उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। टीम इंडिया अपने होटल रूम में ही फंसी हुई है। मौसम साफ होने के बाद ही टीम इंडिया यहां से भारत के लिए रवाना होगी। और इस वक्त केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सामने मैं स्पष्ट तथ्यों के साथ रखना चाहता हूं। राहुल जी ने कहा कि अग्निवीर में शहीदों को कोई कंपेंसेशन नहीं दिया जाता। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। आज माननीय रक्षा मंत्री जी ने सदन में ही स्पष्ट, जब उनका भाषण चल रहा था राहुल जी का, उसी दौरान स्पष्ट किया कि अग्निवीर में शहीदों को 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ रुपए का कंपेंसेशन मिलता है। केस स्टडीज़ हैं, अगर राहुल जी अपने तथ्यों को देखें तभी जाके वो इस तरह की बात करें। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने पहली बार सेना पे सवाल नहीं उठाए। कांग्रेस ने हमेशा सेना पर इस तरह के सवाल उठाए हैं और देश को भ्रमित करने का प्रयास किया है। साथियों, दूसरा, आज राहुल जी ने एक संवैधानिक पद, माननीय अध्यक्ष जी के पद को जिस गैर जिम्मेवाराना तरीके से कमेंट किया, अति शोचनीय, अति दुखद है वो। और ये भी पहली बार नहीं है। याद कीजिए आप जब प्रेस क्लब में अपनी खुद की सरकार का ऑर्डिनेंस श्री राहुल गांधी ने फाड़ा था। याद कीजिए यूपीए सरकार का समय, जब जो संवैधानिक व्यवस्था है प्रधानमंत्री जी की, उसको एक गैर संवैधानिक व्यवस्था नेशनल एडवाइजरी काउंसिल NAC के नाम से श्रीमती सोनिया गांधी जी उसको चलाती थी। इस तरह से कांग्रेस का एक तरीके से ये हमेशा से चरित्र रहा है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं को कमजोर करे। अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो स्वर्गीय इंदिरा जी के समय की बात भी अगर हम करें, संवैधानिक व्यवस्थाओं को उन्होंने हमेशा कमज़ोर किया। कमिटेड जुडिशरी की बात की। एक तरीके से जितनी संवैधानिक व्यवस्थाएं थी, चाहे पार्लियामेंट हो, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सबको उन्होंने कमज़ोर किया। अब जो भारतीय संस्कृति के अनुसार जो व्यवहार होता है, उसको राहुल जी कहाँ से समझेंगे? उनको संस्कृति के बारे में जानकारी ही क्या है? आज उन्होंने एक संवैधानिक पद का बहुत बड़ा अपमान किया है। साथियों, तीसरी जो बहुत भ्रामक बात कहने की कोशिश की श्री राहुल गांधी ने, अयोध्या में कॉम्पेंसेशन की बात। अयोध्या में कॉम्पेंसेशन के बारे में ऑलरेडी प्रदेश सरकार ने, प्रशासन ने क्लियर आंकड़े दिए हैं जो आप सबके सामने हैं। 1253 करोड़ रुपए का कंपेंसेशन जहां जहां करीब 4215 शॉपकीपर्स जो अफेक्ट हुए हैं उनको दिए जा चुके हैं। इसके अलावा भी रीलोकेशन किया गया है। शॉप्स को वापस किस तरह से ठीक किया जाए, उसमें भी प्रशासन ने और जन भागीदारी के साथ काम किया है। मैं जो सबसे चिंताजनक विषय है, जो सबसे गंभीर विषय है, अब उस पर आता हूं। आज राहुल गांधी ने संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक बताया है, असत्यवादी बताया है, घोर अपमान किया है हिंदू समाज का। और ये पहली बार नहीं है, ये कांग्रेस की पुरानी पद्धति है। 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री श्री पी चिदम्बरम ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था। 2013 में तत्कालीन गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे जी ने
हिंदुओं को फिर से आतंकवादी कहा था। 2021 में राहुल जी ने कहा था हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए, और आज संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक कहा, असत्यवादी कहा। ये राजनीति की एक ऐसी परिस्थिति श्री राहुल गांधी ने आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद की गरिमा को इतना नीचा किया है, इतना कमजोर किया है, और राजनीति को एक ऐसे लेवल पे लेके गए हैं जो कि निंदनीय है। संपूर्ण देश श्री राहुल गांधी के इस बयान से दुखी है। राहुल गांधी ने आज संसद में जो कुछ कहा उस पर जवाब दे रहे थे अश्विनी वैष्णव। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, बने रहिए TV9 भारत।